वेलकम टू जीएस विजन। मैं अमरेश मिश्रा हिस्ट्री के मेंस के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग जनजातीय विद्रोह देख रहे थे और हमने यह समझा था कि जनजातीय विद्रोह के क्या कारण हैं, उसके क्या स्वरूप थे और उसके परिणाम क्या थे। वो असफल हुए और असफलता के कौन से कारण थे ये भी हमने देखा था। हमने एक क्वेश्चन उठाया था जो कि पिछले 64th बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि 19वीं सदी में भारतीय जनजातीय विद्रोह के उदाहरण देकर समझाएं और उनकी असफलता का कारण बताएं। ये क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन का हम लोग ने फॉर्मेटिंग किया था कि कैसे हम लोग उसका आंसर देंगे, हमने ये देखा था। आज एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उससे एक और बचा हुआ है हमारा, वो है मुंडा आंदोलन और मुंडा विद्रोह हम लोग अभी ख़त्म करेंगे, फिर 1857 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देखिए। एक क्वेश्चन है कि कल वाला जो क्वेश्चन था वो था कि 19वीं सदी के जनजातीय आंदोलन के आंदोलनों के असफलता और साथ में इसमें उदाहरण भी था, उदाहरण देकर के बताना था। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर लिया था कि हमें 19वीं सदी के जनजातीय आंदोलन जितने जनजातीय विद्रोह हुए उसे किस तरह से लिखना था, हमने इस पर बात किया था। और आज एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो एक क्वेश्चन है कि जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मेटिंग कल हो गया था और उसमें था कि जनजातीय आंदोलन में, तो हमें जनजातीय आंदोलन के पहले बताने थे कि जनजातीय आंदोलन होने के पीछे क्या कारण था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यह बताते हुए हमें उदाहरण देने थे। उदाहरण में कुछ जनजातीय आंदोलन का आप उदाहरण देंगे, उसकी चर्चा हमने कल की थी। और उसके बाद वो असफल हुए, क्यों असफल हुए ये बताना था हमें पहले प्रश्न में। उससे पहले, ये पिछले साल मेंस में भी सिखाया था, उससे पहले क्वेश्चन यह आ चुका है कि जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका का उल्लेख करें। एक और प्रश्न आप देखिए, संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन कल डिस्कशन हो चुका है और एक क्वेश्चन कल डिस्कशन हो चुका है, तीसरा। ये क्वेश्चन एक बचा है जिसका डिस्कशन हम आज करेंगे, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका का उल्लेख करेंगे, ये हमारा आज का मुद्दा है। और ये दोनों कल हो चुका है। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप देख लेंगे, पिछले वीडियो, उसमें आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीके से समझाया गया है। तो बिरसा मुंडा की बात करते हैं। तो देखिए, जनजातीय आंदोलन जो हुआ है, जैसे ही हम जनजातीय आंदोलन की बात करेंगे, जनजातीय आंदोलन है, तो जनजातीय आंदोलन विद्रोह जितने हुए हैं उसी में हम उदाहरण में लेते हैं मुंडा विद्रोह लेते हैं उदाहरण में हम मुंडा विद्रोह। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा गया है, इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा गया है। उलगुलान का मतलब होता है हलचल, महान हलचल कहा जाता है उलगुलान को। तो यह भी कहा जाता है। यह 1898 से 1900 इसका टाइमिंग है। मतलब
जो संथाल का विद्रोह था वो 1857 की क्रांति से पहले, और ये जो आंदोलन है उसके काफ़ी बाद में हुआ है। तो मुंडा विद्रोह, अगर प्रश्न मुंडा विद्रोह की बात करें कि भारतीय जनजातीय आंदोलन में मुंडा विद्रोह की भूमिका का उल्लेख करें या बिरसा मुंडा का उल्लेख करें, तो दोनों करीब करीब एक हो जाएगा, क्योंकि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही की थी। तो मुंडा विद्रोह की अगर बात आपसे की जाए तो आप कहेंगे कि इसका भी हम देखेंगे कि कारण क्या था, है ना। तो मुंडा विद्रोह का कारण क्या था हम ये देखेंगे, इसका स्वरूप क्या था, इसका प्रभाव क्या था, और आपको पता है कि ये तो असफल रहा है, तो असफलता के कारण क्या थे, असफलता के कारण क्या थे, इतना हमें देखना है। ये हम अगर एक एक करके क्लियर करके हम समझ लें तो लिखने लायक हम हो जाएंगे, क्योंकि मेंस क्या है, मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग्स, देयर इज डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट। तो पीटी इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, पीटी का एग्जामिनेशन है जो इन्फॉर्मेशन पीटी का होता है, तारीख क्या है, उसमें जो नेतृत्व करता है वो कौन है, इससे आपका पीटी का काम चलेगा। लेकिन अगर मेंस पे आप आते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ विकसित होनी चाहिए, भले ही आप तारीख आगे पीछे आपकी हो जाए कोई बात नहीं है, तो एक समझ आपकी विकसित होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने कल पढ़ा था कि जनजातीय आंदोलन के पीछे क्या कारण रही थी, तो उस कारण में आपने देखा था वही सब कारण कमोबेश यहाँ भी रहेगा। कारण इनका क्या था, देखिए कारण पहले भी था, एक आंदोलन पहले भी हुआ, पहले भी विद्रोह हुआ, लेकिन वो विद्रोह दबा दिया गया। तो विद्रोह दब जाने से असंतोष खत्म नहीं हो जाता, असंतोष तब खत्म होता है जब असंतोष के कारण का निदान कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कितना लंबा चला है, एक लड़ाई उसे दबा दिया जाता था, दूसरी लड़ाई करते करते चला 1947 तक, और कब तक चलता रहा, जब तक कि उसका निदान नहीं कर दिया गया कारण का मतलब जो पराधीनता थी, मतलब गुलामी हमारी खत्म हुई, तब जाकर के राष्ट्रीय आंदोलन शांत हो गया। तो ये कारण था। तो इनका भले ही संथाल विद्रोह दबा दिया गया हो, लेकिन इनका असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर आगे चल के एक लीडरशिप लिया बिरसा मुंडा ने, बिरसा मुंडा ने इसे लीड किया और लीडरशिप प्रदान किया। तो कारण अगर हम देखते हैं, एक कारण और फिर स्वरूप, प्रभाव और असफलता के कारण हम देखेंगे। इसमें हम व्यक्तित्व एक देखेंगे, व्यक्तित्व चूँकि बिरसा मुंडा महत्वपूर्ण हो जाता है तो व्यक्तित्व हम देखेंगे, मतलब इसमें बिरसा मुंडा की भूमिका, उनका भी परिचय हम देखेंगे। चलिए, तो ये हम पहले कारण की चर्चा हम कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कारण हम पहले देख लेते हैं, कारण हम देख लेते हैं, चूँकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए कारण हम वहाँ ले गए हैं। कारण हम देख लेते हैं कि कारण क्या क्या था मुंडा विद्रोह का। तो मुंडा विद्रोह का कारण अगर हम देखें तो कारण नंबर 1, इसे आप लोग लिख ले, कारण नंबर 1 आप देखें, आर्थिक कारण क्या था, आर्थिक कारण है कि इन लोगों का शोषण हो रहा है। कैसे, लगान मतलब टैक्स होता है, लगान में वृद्धि, और वृद्धि तो अकस्मात 100%, 200%, 300%, इस तरीके से लगान में वृद्धि की जा रही थी। तो लगान में वृद्धि। दूसरा, सूदखोरी के माध्यम से वसूली, ये हुआ। अगला, महाजनों का भी, साहूकार भी इनसे पैसा ले लेते थे और फिर उसे वसूलने के लिए तरह तरह के जुर्म ढाते थे इन पर, ये हो गया। राजनीतिक कारण में हो जाएगा कि इनकी जो शासन प्रणाली थी, वो शासन प्रणाली इनकी जो होती थी वो स्थानीय होती थी,
और वो स्थानीय शासन प्रणाली के जगह पर ये लोग वहाँ पर ब्रिटिश शासन थोपने का प्रयास किए। तो ब्रिटिश शासन, हम देखिए आर्थिक में हम एक दो और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे जमींदारी प्रथा, जमींदारी सिस्टम लागू किया जाना। धार्मिक में ईसाई मिशनरियों का आगमन, देखिए ईसाई मिशनरियों का आगमन कब हुआ था? तो 1813 के जो एक्ट था उसमें ये नियम किया गया था कि अब भी जो ईसाई मिशनरी हैं उन्हें भारत में छूट दे दी गई थी, छूट प्रदान की गई थी कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप जो 1813 का जो एक्ट है, उस 1813 के एक्ट में एक और बातें थी, और वो बातें थी आप पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के एक्ट में। और उसी में 1813 के एक्ट में यह भी एक बात की गई थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने और उन्हें अपने धर्म के प्रचार करने की छूट दी गई थी। ये दो चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण था, पीटी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसे खत्म कर दिया गया और सीधे चाय और चीनी के व्यापार, चाय और चीन के साथ, चीनी नहीं समझेंगे, शुगर नहीं, चाय और चीन के साथ व्यापार करने पर उनका एक अधिकार बना रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और बाकी के जो उनका अधिकार थे वो अधिकार छीन लिया गए थे। तो 1813 का एक्ट जब आप देखेंगे तो इसे थोड़ा सा आप ठीक से देख लेंगे 1813 के एक्ट को। इसमें एक दो बातें थी। बात क्या थी कि वो टाइमिंग चल रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था ब्रिटेन में, इनफैक्ट यूरोप में और ब्रिटेन दोनों जगह, दोनों, ब्रिटेन इज इनफैक्ट पार्ट ऑफ यूरोप। तो वहाँ पर औद्योगिकरण जब हो रहा था तो हुआ का कि वहाँ पे कई कंपनियों और उद्योगपतियों के द्वारा सरकार पर ये दबाव बनाया जाने लगा कि अब आप भारत का दरवाज़ा बाकी कंपनियों के लिए भी खोलिए। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी 1600 में भारत में जब आई थी तो महारानी के द्वारा उसे एक आज्ञा पत्र मिला था, एक चार्टर एक्ट मिला, चार्टर एक मिला था लिख करके कि आपको एक एकाधिकार मिल रहा है भारत के साथ बिजनेस करने का। तो भारत के साथ बिजनेस करने का एकाधिकार का मतलब क्या? भारत के बारे में तो एकाधिकार देने का उसके पास कोई अधिकार नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट एम्पायर ऑफ इंडिया। तो भारत की तो शासक या शासिका थी नहीं, लेकिन वो इसलिए दिया था कि एकाधिकार का मतलब क्या हो कि ब्रिटेन के तरफ से भारत में सिर्फ आप ही जाओगे बिजनेस करने, ये एकाधिकार था। और अब होने लगा कि वहाँ के उद्योगपतियों को द्वारा वहाँ दबाव बनाया जाने लगा ब्रिटिश सरकार पे कि भारत का दरवाज़ा बाकी के भी व्यापारियों के लिए खोलिए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर उद्योगपति, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के कारण प्रीपेड माल की संख्या बढ़ने लगी और वहाँ के उद्योगपति बेचैन होने लगे कि हम भी अपना सामान बाहर जाएं, मतलब कंपटीशन होने लगा। कैपिटलिज्म में कंपटीशन तो होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ है। यही दबाव के कारण ब्रिटिश दबाव में आ गए और वही दबाव के कारण 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ों पर उनका एकाधिकार रखा गया, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, ठीक है ना। चीन के साथ जो व्यापार होता था भारत से, आपको पता है कि चाय की जो व्यापार भी होता था, खास करके अफीम का व्यापार होता था चीन से, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अंडर में होता था। तो इसे एक तरह समझ लीजिए कि सेंसिटिव आइटम्स माना गया। तो इसमें 1813 आपको मैं एक आइडिया दे दिया, 1813 पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं। उसमें यह भी एक प्रोविज़न था कि ईसाई मिशनरी अब जाकर के भारत में प्रचार कर सकेंगे। तो ये कारण आप जो देख रहे हैं कि हुआ क्या कि मुंडा विद्रोह का कारण क्या था कि उन क्षेत्रों में, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है झारखंड में, उस क्षेत्र की कहानी है कि वहाँ पे लगान में वृद्धि कर दी गई। तो वहाँ पे लगान में वृद्धि होने से क्या हुआ
कि वहाँ जो खेती करने वाले लोग थे उन पर भार पड़ने लगा। दूसरा सूदखोरी, मतलब साहूकार जो हैं, साहूकार ठेकेदार, ये सब जो पैसे देते थे वहाँ के स्थानीय लोगों को, तो उस पर अधिक से अधिक सूद वसूलते थे और न देने पर उनके साथ यातनाएं की जाती थी तरह तरह की। मैंने कल भी चर्चा किया था कि महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार, इवन बलात्कार की घटना भी होती थी, और ये एक दो एक्सेप्शन में नहीं होती थी बल्कि सामान्य रूप से होता था। तो ये हुआ। महाजन साहूकार और अंग्रेजों का गठजोड़ होता था। जमींदार भी इनका शोषण किया करते थे। ये आर्थिक कारण में हम देखेंगे। राजनीतिक कारण में देखेंगे कि राजनीतिक कारण में ब्रिटिश शासन की भनक वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर जो उनका अपना जो सामुदायिक प्रणाली चलता था पहले शासन का, वो स्वशासन उनका समाप्त होकर के ब्रिटिश शासन चलने लगा। तो उन्हें राजनीतिक जो उनकी इकाई पहले से जो चली आ रही थी उसमें हस्तक्षेप हुआ, और ये हस्तक्षेप पहले हुआ लेकिन संथाल विद्रोह हुआ था तो उसके बाद एक एक्ट लाया गया था और संथाली परगना का एक निर्माण किया गया था। और वो निर्माण करने के बाद एक वहाँ की जो सामुदायिक प्रथा पहले चली आ रही थी, जैसे वहाँ का जो मुखिया प्रधान होते थे उनके द्वारा वो दे दिया गया था। लेकिन फिर अब ये समय काफ़ी हो चुका, 1856 की बात थी और अब 1898 में हम हैं, तो फिर से ब्रिटिश का वहाँ पे शोषण शुरू हो गया था और वहाँ पर इंटरफेरेंस हो गया था और फिर से ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष असर वहाँ देखने को मिल रहा था। तो फिर उनके विरुद्ध स्वर उभरा था, यह भी एक कारण रहा था। तो ये हमने इसका कारण देखा। धार्मिक कारण क्या था कि ईसाई मिशनरी लोग वहाँ गए और ये लोग जाकर के धर्मांतरण कराने लगे, कन्वर्जन। ये लोग क्या करते थे कि वहाँ के लोगों को प्रलोभन दे देकर और ईसाई बनाते चले जाते थे। तो इन लोगों में भी अपनी पहचान खतरे में आई और इन्हें लगता था कि हमारी जो वास्तविक जो संस्कृति है उसमें विभिन्नता आ रही है और उसका एक्सप्लॉइटेशन आ रहा है। तो यह भी इनके अंदर बोध हुआ। एक और हम देखेंगे, आर्थिक में ही उसे हम जोड़ेंगे, वो यह था कि एक खूंटकटी प्रथा थी। खूंटकटी प्रथा, खूंटकटी प्रथा का मतलब क्या है, जो कल भी हमने चर्चा किया था, यह एक इसका स्थानीय नाम है खूंटकटी प्रथा। इसमें क्या था कि सभी लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। जैसे अ पीस ऑफ लैंड है तो उस पर वो नॉमिनेटेड नहीं है या किसी को ऑनरशिप नहीं है कि वो राम का है, वो श्याम का है, वो उसका है, उसका है, ऐसे नहीं है, बल्कि वो सबकी ज़मीन है और सब लोग मिलकर वहाँ पर खेती करते थे और खेती करने के बाद वो अपना हिस्सा उनका होता था फसल का। तो ज़मीन वो सबकी होती थी, उसे खूंटकटी प्रथा कहते थे। इसे अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया और ख़त्म करके वो प्राइवेट ऑनरशिप एक तरीके से निजीकरण वहाँ पर कर दिया ज़मींदारों के अंतर्गत। तो इसका भी विरोध हुआ। तो इसे अगर आप एक अलग शब्द में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा को समाप्त करके निजी संपत्ति की अवधारणा वहाँ पर विकसित की गई या वहाँ प्रचलित की गई। यह हुआ और इसी का जो स्थानीय नाम है वो खूंटकटी प्रथा कहा जाता है इसे। तो खूंटकटी प्रथा क्या था, अगर यह भी क्वेश्चन है तो आप इसे ही बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो ये हुआ, मतलब निजी संपत्ति की अवधारणा, यही हुआ। अवधारणा तो खूंटकटी प्रथा का अंत किया गया था, का अंत, ये भी इसका विरोध का कारण था। तो हमने कारण में देखे, अगर आपसे प्रश्न आ रहा है कि मुंडा विद्रोह के कारण बताएं, तो आप कारण बताएंगे कि भाई इसका जो कारण था वो आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण थे। अगर आर्थिक कारण में हम देखें तो लगान में वृद्धि, सूदखोरी, महाजन, साहूकार, जमींदारों के द्वारा शोषण, ब्रिटिश भी यहाँ पर लिखेंगे, इनफैक्ट ब्रिटिश के द्वारा भी शोषण हुआ है ना, तो ब्रिटिश तो लिखेंगे, ब्रिटिश के द्वारा शोषण, जमींदारों का शोषण, खूंटकटी प्रथा का अंत, निजी संपत्ति की अवधारणा, मतलब खूंटकटी प्रथा का अंत का मतलब सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा का अंत हो रहा है और वहाँ पर निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित की जा रही है। तो ये समस्याएं वहाँ पर बनी हुई थी। और राजनीतिक कारण हमने देखा और धार्मिक कारण भी देखा। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों का आगमन, ईसाई मिशनरी आने के बाद धर्म परिवर्तन यहाँ पर वो कराना चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा, और यह भी उन्हें लगा कि उनकी जो जनजातीय तत्व है, जो ट्राइबल एलिमेंट है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है।
और एक भी जनजातियों में यह पहले से ही भावना बनी होती है और आज भी भावना बनी हुई है। कई बार आप अखबारों में देखते भी हैं, और ख़ास करके अंडमान निकोबार में तो जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को जाना भी मना है। वो इसलिए मना है क्योंकि वो लोग बड़ी सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो बाहरी एलिमेंट हो उसका उनके अंदर इंट्रोडक्शन हो, और वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं। तो जनजातियों में एक भावना होती है अपनी पहचान को लेकर के, और ये भी एक चिंता का विषय है कि उनकी पहचान खोती जा रही है। और कई जनजाति जो है वो आप देखेंगे कि संकट ग्रस्त हो चुके हैं, और उसकी रेड डाटा लिस्ट में सूची में भी वो शामिल किए जाते हैं। और एक करंट अफेयर्स में आपको पढ़ने के लिए भी आता है जनजाति और उससे नाम, कहाँ की कौन जनजातियाँ हैं, ये सब पढ़ने को भी आपको आता है। खैर, ये कारण हुआ। अब हम इसका देखते हैं स्वरूप। देखिए, अब मुंडा आंदोलन का हम स्वरूप देखेंगे। मुंडा विद्रोह या उलगुलोन विद्रोह इसे कहा जाता है, उसका मतलब होता है हलचल। इसका स्वरूप हम देखेंगे। तो जब स्वरूप आप देखेंगे तो देखिए स्वरूप क्या है। तो स्वरूप हिंसात्मक हो चुका था। हाँ, सही बात है, ये हिंसात्मक हो चुका था। तो हिंसात्मक हो चुका था। क्या अखिल भारतीय स्तर पर था? नहीं, यह स्थानीय है। यह स्थानीय है, स्थानीय है। अगला देखेंगे कि किस तरीके का विद्रोह है। तो देखिए, अंग्रेजों के विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध तो है ही, दीकुओं के विरुद्ध तो है ही, लेकिन यह भी देखना है कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार पर भी बल दिया है। सांस्कृतिक सामाजिक सुधार पर भी बल दिया है, सुधार पर भी बल दिया है। धर्म का सहारा लिया है। तो हाँ, धर्म का सहारा लिया गया, धर्म का सहारा लिया गया। तो आप इसका स्वरूप में देखेंगे, तो आप स्वरूप जब लिखने शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे कि इसका स्वरूप अखिल भारतीय न होकर यह स्थानीय था, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में सीमित था। इसे मुंडा जनजाति के लोगों का यह विद्रोह था, और बताएंगे यह अपने रूप में हिंसात्मक हो चुका था, और यह एक सिर्फ राजनीतिक लड़ाई न हो करके ये सांस्कृतिक सामाजिक सुधार का भी लक्षण इसमें दिखाई देता है। क्योंकि इसके जो नेता थे बिरसा मुंडा, वो बिरसा मुंडा कहा था, इस पर एकेश्वरवाद का उन्होंने नारा दिया था। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का नाम दिया था उन्होंने कहा था, ये सिंह बोगा का एक उन्होंने नारा दिया था। सिंह बोगा, सिंह बोंगा मतलब एक देवता होंगे जो सिंह बोंगा होंगे। तो एकेश्वरवाद इसमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि इसमें शराबबंदी की बात की गई थी कि मदिरा का पान नहीं किया जाए, छोड़ दिया जाए। तो यह भी सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हिंसात्मक तो मैंने आपको बताया कि लोग हथियार का इस्तेमाल भी किए, परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किए थे। परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किए थे लोग, अपना तीर, बरछे, भाले, धनुष आदि, फरसा आदि का इन्होंने इस्तेमाल किया था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और अगर इसका हम विस्तार देखें कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार था, तो आप देखेंगे कि इनका विस्तार जैसे देखेंगे रांची, सिरसा, चक्रधरपुर आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ था। तमाड़, इन क्षेत्रों में, आदि क्षेत्रों में इनका विकास हुआ था। इन क्षेत्रों तक ही सीमित था।
धर्म का सहारा में क्या था? धर्म का सहारा में ये कहा गया, इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया और भगवान विष्णु का छोटा भाई घोषित किया। तो बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित किया और कहा कि मैं भगवान हूँ, और उसके बाद कहा कि हम युद्ध करें, और युद्ध में सिंह बोंगा जो है, सिंह बोंगा जो भगवान है वो हमारी मदद करेंगे, और दुश्मनों से लड़ाई में जीत हमारी ही होगी क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। तो इन्होंने धर्म का भी सहारा लिया, धर्म का भी नारा दिया युद्ध में, इस विद्रोह में। तो इस तरीके से धर्म का सहारा भी। तो जब आप स्वरूप लिखने जाएंगे तो स्वरूप के बारे में बताएंगे कि इस आंदोलन का स्वरूप हिंसात्मक हो चुका था, और जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो अपने हथियारों के साथ विद्रोहियों की हत्या करने लगे, वो विद्रोहियों की हत्या भी करते थे। यह इन क्षेत्रों में प्रसार इसका हुआ था, और यह सांस्कृतिक सामाजिक सुधार का भी इसमें तत्व देखने को मिला था। इसमें आप देखेंगे कि यह धर्म का भी सहारा लिया गया, और इसमें एकेश्वरवाद का नारा दिया गया, और सिंह बोंगा की कल्पना की गई, जिसमें बिरसा ने स्वयं में भगवान का अवतार भी बताया। तो यह भी हमें देखने को मिला। उन्होंने ही कहा था कि दुश्मन गोली चलाएं तो ठीक है, वो गोली चलाने से हमें गोली लगेगी नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो सिंह बोंगा है। वो भले ही गोली चलाएं लेकिन हमारे पास गोली नहीं आएगा, हमारे पास वो फूल फल में बदल कर आ जाएगा हमारे पास, इसलिए हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ऐसा संबोधित किया था अपने लोगों को और मुंडा जनजाति के लोगों को। तो ये आपने देखा कि मुंडा विद्रोह का स्वरूप ये था। अब हम देखते हैं कि मुंडा विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे, या फिर इसका प्रभाव देख लेते हैं, इसका प्रभाव क्या था। तो पहले इसे हमने मुंडा विद्रोह का कारण हमने देखा, अभी हमने स्वरूप देखा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ मुंडा आंदोलन का। तो मुंडा आंदोलन का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो 1909 में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून लाया गया, और इसके तहत उस क्षेत्र में, जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का, उस क्षेत्र के जो किसान लोग हैं उनको ही वहाँ के भूमि के वास्तविक मालिक मान लिया गया। तो इसके अनुसार क्या मान लिया गया कि भूमि के जो स्वामी होंगे वो भूमि के स्वामी कौन होंगे, तो स्थानीय लोग होंगे, ये मान लिया गया। इसके बाद हम देखेंगे कि खूंट कटी प्रथा जो है, खूंट कटी प्रथा है, वो खूंट कटी प्रथा को भी लागू कर दिया गया कि चलिए ये भी रहेगा, जो पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था तो ये भी रह गया। तो छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून के तहत इन दो फायदा हुआ, और ये दो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। खूंट कटी प्रथा आपने समझ गया था कि ये क्या था, तो यह सार्वजनिक संपत्ति की अवधारणा समाजवाद के तरफ इशारा करता है, जो इसे खत्म कर दिया गया था। प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, वो अब ख़त्म किया गया और खूंट कटी प्रथा को फिर से रेगुलेट कर दिया गया। तो 1908 में हुआ था। 1908 के छोटा नागपुर रैयतवाड़ी जो कानून है उसके तहत ये चीज़ें लाया गया। तो मुंडा जो विद्रोह हुआ उसका प्रभाव के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। अब हम इसके असफलता के कारण को देखते हैं। देखिए असफलता के कारण, असफल क्यों हुआ? देखिए सबसे पहले हम असफलता के पीछे कारण यह देखेंगे कि इनका जो जनाधार था वो सीमित था। क्योंकि ब्रिटिश, ये टाइमिंग क्या है, टाइमिंग 1900 के आसपास हैं आप,
1898 से 1900 के आसपास में हैं, तो ये टाइमिंग, इतने टाइमिंग में तो अंग्रेज लोग भारत में अपनी जड़ें जमा चुके थे ना, क्योंकि 1757 के बाद से वो भारत में वो भारतीय शक्ति की समानांतर हो गए थे। क्योंकि प्लासी से पहले, प्लासी और बक्सर से पहले अंग्रेज लोग कहते थे कि हम मुगलों के अधीन हैं, हम बादशाह के अधीन, ये कहते थे वो। लेकिन 1757 के बाद अब वो क्या करते हैं, अब वो यहाँ पे भारतीय एक शक्तियों की तरह व्यवहार करने लगे थे आरंभिक चरण में। तो अब अंग्रेज यहाँ पर एक बाहरी व्यापारी न होकर के यहाँ की जो अन्य शक्तियाँ थे उनके समानांतर हो गए थे प्लासी के बाद। लेकिन 1857 आते आते इनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। तो 1857 आते आते अंग्रेजों की स्थिति भारत में सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो गई। क्योंकि इससे पहले जो भी मुगलों के विघटन के बाद भारत में जितने भी भावी यहाँ के सत्ताधारी हो सकते थे, चाहे वो मराठे हों या फिर हैदराबाद के निज़ाम हो या फिर बंगाल के नवाब हों, अवध के नवाब हो इनफैक्ट, लेकिन इन सब को उसने ख़त्म किया। इसी चैप्टर का नाम है अंग्रेज़ों का भारत विजय, जिसमें पंजाब भी शामिल है, मराठा भी शामिल है। उसके बाद इन सब को ख़त्म करता है और 1857 आते आते, मतलब 1848 में आपको पता है कि वो अंतिम रूप से वो पंजाब को भी जीत लेते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि डलहौजी का डलहौजी का एंट्री होती है 1848 में। और जब डलहौजी यहाँ पर आता है तो वो डायरेक्ट जीतते हुए चले जाते हैं, चाहे वो सतारा हो या फिर वो झांसी हो, वो सबको डायरेक्ट अपने अंदर मिलाते चला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के माध्यम से। और तब अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पर बन जाते हैं। अब इतनी बड़ी शक्ति से एक सीमित जनाधार लेकर अगर उसका विद्रोह किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि असफल होना तो है ही निश्चित है। तो इनकी असफलता के कारण, मुंडा विद्रोह की असफलता का सबसे पहला कारण अगर आप देखेंगे तो इनका जनाधार सीमित था। दूसरा अगर हम देखें, इनके पास जनाधार तो कम है ही, लोग तो कम है ही, इनके पास संसाधन की भी कमी है, संसाधन की भी कमी है। जैसे ये एक सीमित क्षेत्र में रहते थे और वही संसाधन इनके पास था, जबकि ब्रिटिश के पास पूरे भारत के संसाधन थे। अब पूरे भारत के पास संसाधन था, मतलब रेलवे नेटवर्क पूरा ब्रिटिश का है। आपको पता है कि 1900 आते आते भारत में रेलवे का जाल करीब करीब बिछ चुका था। तो एक जगह से दूसरे जगह वो लोग सैनिक भी आराम से पहुंचा सकते थे, एक जगह संसाधन दूसरे जगह संसाधन भी ले जा सकते थे। इसीलिए संसाधन अंग्रेजों के पास अधिक था और इनके पास संसाधन की कमी थी। संसाधन में ही या फिर अलग से भी हम देख सकते हैं उसमें कि हथियारों के प्रकार या हथियारों के गुणवत्ता। तो इनके पास परंपरागत हथियार हैं, ये तीर से और भाले से लड़ाई कर रहे हैं, तो तीर और भाले से, बर्छे से नज़दीक आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि ब्रिटिश के पास गोली है, वो दूर से ही मार सकते हैं, गोली से मार सकते हैं। तो हथियार के मामले में भी इवन तोप है ब्रिटिश के पास तोप, गोला बारूद सब कुछ था। तो हथियार के मामले में भी ब्रिटिश के पास अत्याधुनिक हथियार थे। तो यह भी इनके असफलता के कारण हो गए। तो ये सब, अब एक और जोड़ सकते हैं आप, अंधविश्वास जोड़ा जा सकता है। अंधविश्वास, क्योंकि आपको पता है कि बिरसा मुंडा ने कहा था कि वो बंदूक से लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, तुम्हारे पास तीर ही काफ़ी है, क्योंकि भगवान सिंह बोंगा हमारे साथ हैं। सिंह बोंगा उन्होंने भगवान को बोला था, और भगवान हमारे साथ हैं तो अगर अंग्रेज गोली भी चलाएंगे तो हमारे पास उधर से बुलेट नहीं बल्कि फल और फूल आएगा। तो ये अंधविश्वास भी इसमें शामिल है। तो यह भी इनके असफलता का कारण बना। तो हम देख रहे हैं कि मुंडा विद्रोह में हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक जो पार्टिकुलर बिरसा मुंडा का परिचय है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो देखिए, इनके पिता का नाम है सुगना, माता का नाम है कर्मी, इनके गुरु का नाम है आनंद पांडे, इनका जो जन्म हुआ है वो अलीहातू है रांची में, वहाँ इनका जन्म हुआ है।
इनकी मृत्यु होती है 1990 में, मृत्यु हो जाती है जेल में ही। जेल में इनकी मृत्यु हुई है, ये भी याद रखना है। 1895 में इन्होंने स्वयं को भगवान घोषित किया था। कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको। स्वयं को भगवान घोषित किया। (1897) में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन फिर तुरंत ही फिर से कैद कर लिए गए थे और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण जेल में ही। देखिए ये फैक्ट है, वो पीटी के लिए है, ठीक है। मेंस में कैसे लिखना है मैं अभी लिंक कर देता हूँ। ये फैक्ट एक जानकारी है जो पीटी के लिए बहुत आपको काम आने वाला है, लेकिन मेंस में आप एक लिख सकते हैं कि रांची के अलीहातू नामक ग्राम में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और इनके गुरु आनंद पांडे थे, इन्हीं के पास से रहते थे, इन्हीं से वो सीखते थे। तो ये नॉन ट्राइब है, आनंद पांडे जनजाति नहीं है, इसलिए इनके पास डाइवर्सिटी थी इनके नॉलेज में बिरसा मुंडा के। एक बात और आप जाने कि बिरसा मुंडा जो है वो मिशनरी स्कूल में पढ़े थे, वो ईसाई इंग्लिश स्कूल में पढ़े थे, वो ईसाइयों के मिशनरी में, इसलिए इनके पास जो जानकारी भी थी वो अपडेटेड और अपग्रेडेड था। तो ये इंटेलेक्चुअल थे, इनके पास जानकारी भी बेहतर किस्म के थे, आधुनिक इनके पास ज्ञान था, क्योंकि मिशनरी में इनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी। तो आप देखेंगे कि इनकी जो व्यक्तित्व है उसमें एक तो जनजातीय समावेश, एक तो हिंदू का जो ज्ञान होता है उसका समावेश, इनके गुरु आनंद पांडे थे वो, और तीसरा ईसाई मिशनरी का आधुनिक। तो एक समावेश था कई गुणों का आप इनमें देखेंगे। तो इस तरीके से एक व्यक्तित्व समृद्ध व्यक्तित्व के मालिक थे बिरसा मुंडा। इनमें लीड करने की अद्वितीय क्षमता थी इनके अंदर, लीडरशिप बहुत बेहतर था। जन्म इनका हुआ देख लीजिए आप, मृत्यु 1990 में, मृत्यु 1990 में उनका हुआ है। जेल से रिहा हुए थे 1857 में, 1895 में स्वयं को भगवान घोषित किए थे, फिर पकड़े गए थे, उसके बाद इनको रिहा कर दिया गया और उसके बाद फिर इनको कैद कर लिया गया और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको इनकी आइडियोलॉजी को ऐड करना है बिरसा मुंडा को। अगर प्रश्न यह पूछे, देखिए यह है कि जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका का उल्लेख करें। अब इतना जानकारी आपको दिया गया है अभी, उसको हम कैसे लिंक करते हैं। तो देखिए जितना जानकारी हमने अभी लिया है उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ लिंक करने के लिए। हमने यहाँ पे लिखा था मुंडा विद्रोह, ये हमारा टॉपिक है। अब मुंडा विद्रोह में सबसे पहले हमने पढ़ा इसका कारण पहला, हमने दूसरा देखा इसका स्वरूप, और तीसरा देखा इसका प्रभाव, और चौथा देखा असफलता के कारण। असफलता के कारण, और पांचवा देखा हमने बिरसा मुंडा के बारे में। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है और प्रश्न हमारे पास ये है। तो प्रश्न हमारे पास है कि जनजातीय आंदोलन में बिरसा मुंडा की भूमिका का उल्लेख करें। तो आप लिखेंगे, आप फिर से इंट्रोडक्शन वैसे ही लगाएंगे कि जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपनाए गए नीतियों का विद्रोह का ही एक स्वरूप था। चूंकि उनके द्वारा अपनाए गए नीतियों का असर विभिन्न वर्गों पर विभिन्न तरीके से हुआ, इसीलिए उनका विरोध भी अलग अलग तरीके से हुआ। इसी में जनजातीय लोग भी एक विद्रोह लेकर के सामने आए, या जो विद्रोह जनजातीय वर्गों के द्वारा किया गया उसे जनजातीय विद्रोह कहा जाता है, जिसमें छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया एक आंदोलन था, जो कि जनजातीय आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन और भी आप अलग लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो कहीं ना कहीं इसी के आसपास आप रखेंगे अपना इंट्रोडक्शन को। इस तरह इंट्रोडक्शन देने के बाद आप आएंगे और लिखेंगे कि बिरसा मुंडा की भूमिका जनजातीय आंदोलन में मुंडा विद्रोह के नेतृत्व से हमें दिखने को मिलता है। उसके बाद मुंडा विद्रोह के बारे में तो आप लिखेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा इसी विद्रोह के तो नेतृत्व उसने किया था। शुरुआत में उनका परिचय आप देते चलेंगे, उनका व्यक्तिगत परिचय आप देते चलेंगे, इसमें से उनका
व्यक्तिगत परिचय दे देंगे और व्यक्तिगत परिचय के बाद उनका एजुकेशन के बारे में ज़रूर लिखेंगे। यह भी लिखेंगे कि उनके जो गुरु थे आनंद पांडे, उनसे भी वो काफ़ी प्रभावित थे और ईसाई मिशनरी स्कूल में उनका एजुकेशन हुआ। इससे आधुनिक एजुकेशन भी उन आधुनिक शिक्षा भी उनके अंतर्गत था, इसीलिए वो एक समृद्ध व्यक्तित्व के मालिक थे। उसके बाद लिखेंगे कि इसी लीडरशिप क्षमता, इसी नेतृत्व क्षमता के बल पर उन्होंने मुंडा जनजातियों का नेतृत्व किया और उन्होंने एक बेहतर नेतृत्व प्रदान किया और अंग्रेजों के सामने एक उन्नत किस्म का विद्रोह स्थापित किया। और यह विद्रोह एक न कि पारंपरिक विद्रोह था, बल्कि अपने आप में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार का भी एक प्रयोग था। यह प्रयोग आपको देखने को मिलेगा कि जब गांधी का आंदोलन आप पढ़ेंगे तो गांधी के आंदोलन में यह आपको विस्तृत देखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी क्या करते हैं कि एक तरफ तो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा होता है और दूसरे तरफ वहीं आप देखेंगे कि वो समाज सुधार का काम भी करते चलेंगे और हरिजन सेवा करते हैं और क्या करते हैं कि वो हरिजनों को उत्थान के रूप में भी काम करते हैं। वो महिलाओं की सहभागिता भी लेकर और आप देखते हैं कि सामाजिक मुद्दा को टच करते हैं, जैसे कि शराबबंदी और शराब के दुकानों के आगे धरना देना, जाति पाति का भेद मिटाना। तो यह भी काम वो किए थे, गांधी जी किए थे। तो एक विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप बिरसा मुंडा में यह भी आप एक आरंभिक लक्षण देखने को मिलेगा कि यह भी सामाजिक सांस्कृतिक सुधार करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सब बातों को आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर जगह देंगे, ठीक है। तो बाकी कारण भी इसमें देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई जो नीतियां थी वह मुंडा जनजातियों में रोष उत्पन्न किया था, असंतोष उत्पन्न किया था, जिसके कारण थे ये सब बता देंगे आप। उसके कारण क्या कहते, हमने कारण में देखा था सामाजिक कारण, सांस्कृतिक, उसमें देखा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण, जो भी कारण थे, धार्मिक कारण, वो धार्मिक कारण हम लिख देंगे उसमें। ये कारण जो थे वो मुंडा जनजातियों को बेबस किया और लोग पीड़ित थे और इसी पीड़ा को बिरसा मुंडा ने समझा और उन्हें एक नेतृत्व प्रदान किया, क्योंकि नेतृत्व की कमी थी, और इसी नेतृत्व प्रदान किया और इस विद्रोह को आगे बढ़ाया। तो फिर मुंडा विद्रोह आगे बढ़ा। अब बताना है कि इसका स्वरूप कैसा था। तो मुंडा जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था, हमने भी चर्चा किया। तो आप बता देंगे कि इसका स्वरूप कैसा था और फिर आप बताएंगे कि इसका प्रभाव क्या हुआ, मतलब बिरसा मुंडा का प्रभाव भी बताएंगे। तो बिरसा मुंडा एक भगवान अपने आप घोषित भी किया था, तो वह एक प्रतीक के रूप में, एक उद्धारक के रूप में, जनजातियों के उद्धारक के रूप में आज भी कायम है। तो जनजातीय लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, जनजातीय लोगों में नेतृत्व क्षमता विकसित किया कि नहीं वी कैन डू, तो ये वाला फीलिंग्स उनके अंदर लाया। तो जनजातीय लोगों में आत्मविश्वास का विकास करना, उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना, यह उनको लीडर बनाना, उनमें धार्मिक शुद्धता, सामाजिक शुद्धता लाना, एकेश्वरवाद की कॉन्सेप्ट देना, ये सब इनकी विशेषता रही थी। तो बिरसा मुंडा की विशेषता यह रही, उन्होंने अपने समाज को एक नई दिशा दी, उन्हें एक नेतृत्व दिया, उन्हें सांस्कृतिक सामाजिक सुधार करने का मौका दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे आने वाले जितने भी आंदोलन रहेंगे उसमें बिरसा मुंडा एक प्रतीक बन जाते हैं और बिरसा मुंडा को हमेशा याद किया जाता है उन्हें बहादुरी के लिए। तो बिरसा मुंडा का जो रिलेवेंस था वो ये था। और आज भी आप देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्रों में बिरसा मुंडा देवता के रूप में उनके अंदर स्थापित हो चुके हैं। तो इस तरीके से फिर आप यह भी लिखेंगे कि हालांकि यह आंदोलन, उनके द्वारा छेड़ा गया आंदोलन असफल रहा, जिसके ये कारण थे। कारण आपने भी देखा था, ये सामने कारण है, ये कारण थे, लेकिन फिर भी है ना, लेकिन फिर भी ये कुछ प्रभावशाली जरूर रहा है, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव रहे। प्रभाव में हमने देखा था कि खूनकटी प्रथा वगैरह को अंग्रेजों ने आखिर करके एक्सेप्ट किया। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं। तो ये आपका बिरसा मुंडा का क्लियर हुआ। तो हमने जनजाति आंदोलन हमारा बीपीएससी मेंस के हिसाब से कंप्लीट हो गया। इससे आई थिंक तीसरा वीडियो शायद है जनजातीय विद्रोह का, जिसमें हमने आरंभ में जनजातीय विद्रोह का हमने परिचय देखा था और फिर दूसरा जो लेक्चर था हमारा वो जनजातीय विद्रोह के बारे में हमने आरंभ से पढ़ाई किया था कि पूरे जनजातीय विद्रोह आखिर क्यों हुआ, उसका स्वरूप कैसा था, कौन से कारण थे और क्या उसका प्रभाव रहा। अब फिर हमने कल देखा था संथाल विद्रोह के बारे में और आज हमने बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ा, मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने देखे
इस तरीके से जनजातीय विद्रोह हमारा खत्म होता है। अब हम देखते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह देखने के बाद फिर हम चलेंगे किसान विद्रोह जो हुआ है, किसान आंदोलन जो हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम 1857 देख लेते हैं आज। आइए हम देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो नामकरण है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि इसका नामकरण के बारे में क्या क्या भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह है तो है कि क्या यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन है ना। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पहला बात, पहला नाम इसका। दूसरा सिपाही आंदोलन। दो है तो क्या ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था या ये सिपाही आंदोलन था? दो चीजें हैं हमारे पास। जैसे सावरकर साहब ने इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा है, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि कुछ लोग इसे कहते हैं कि जैसे न तो ये प्रथम था न तो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन था। तो हम इसमें देखते हैं क्या था, इसका नामकरण चर्चा हम लोग करते हैं अभी। देखिए, पहली बात यह है कि हम पहले दूसरा को हम उठाते हैं, सिपाही आंदोलन को, पहले इस शब्द को, ठीक है ना। इसके बाद इस पर आएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कि क्या इसे सिपाही आंदोलन कहा जाना सही है, सिपाही मिलिट्री सही है कहना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आंदोलन है 1857 का, 1857 की जो क्रांति है, ये आंदोलन है, ये विद्रोह है, ये क्रांति है। तो इसके अगर आप देखेंगे कि कारण क्या है, सबसे पहला बात तो कारण ही देखेंगे ना, राइट। पहले देखा जाता है कारण, कारण के बाद स्वरूप देखते हैं हम, और स्वरूप के बाद परिणाम देखते हैं, और परिणाम के बाद हम असफल हुआ है इसलिए असफलता के कारण हम देखते हैं। यही तो देखते हैं, स्वरूप में ही हम देखते हैं कि इसमें किन किन क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ और इससे जो जुड़े व्यक्तित्व हैं वो कौन कौन से हैं, यह भी हम इसी में देखते हैं। तो सबसे पहले ये कारण जो है, कारण वाला जो टॉपिक आप इसको पकड़ेंगे उसके बाद ये क्लियर होगा। तो स्वतंत्रता जो 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति में जो तत्कालीन कारण था वो था सिपाहियों से संबंधित, क्योंकि इसमें जो नई जो हथियार नई जो आई थी, जो इनफील्ड हथियार नया था, बंदूक आया था, उसमें जो कारतूस डाले जाते थे उसको डालने से पहले उसको दांत से खींचना पड़ता था। और ऐसा माना गया था कि जो मुंह में लगाते थे तो उस कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल हुआ था, गाय और सूअर का। तो गाय हिंदुओं के लिए और सूअर मुसलमानों के लिए ये चर्बी का इस्तेमाल किया जाना आपत्तिजनक था, और इनकी धार्मिक भावनाएं क्या हुई, आहत हुई। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, आंदोलन का रास्ता इन्होंने अपनाया और इन्होंने क्रांति कर दिया। अगर इसी कारण को, ये जो कारण हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले
कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को अगर हम कारण मान लें तब तो ये सिर्फ सिपाही आंदोलन है, लेकिन ऐसा करना इनजस्टिस है, अन्याय है। क्योंकि आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो चर्बी वाले कारतूस हैं, तो ये चर्बी वाले कारतूस तो अंग्रेजों ने फिर वापस ले लिए, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी रहा, फिर भी विद्रोह जारी लिया। और आश्चर्य आपको तब होगा यह जानकर कि इन्हीं चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल विद्रोही लोग किए अंग्रेजों के विरुद्ध। ये कारतूस वहां से लूटते थे और इन्हीं कारतूस का इस्तेमाल करके वही मुंह से इसे खींच करके और अंग्रेजों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल भी किए। तो अगर चर्बी वाले कारतूस ही ये कारण रहा होता तो इसका इस्तेमाल वो खुद नहीं किए होते ना। तो इसीलिए सिर्फ सिपाही विद्रोह कह देना ये सही नहीं है। तो जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो अपने आप खारिज हो जाता है कि सिपाही आंदोलन नहीं था, ये सिर्फ सिपाही आंदोलन भी था, क्योंकि सिपाही लोगों ने भी पार्टिसिपेट तो किया ही था, इवन स्टार्ट उन्होंने ही किया था। लेकिन अगर कहा जाए कि क्या यह सिर्फ सिपाही आंदोलन था, तब नहीं, यह सिर्फ सिपाही आंदोलन नहीं था। अब दूसरी बात, क्या यह प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था? अब देखिए इसमें समस्या क्या है इस कहने में कि इनका उद्देश्य क्या था। सबसे पहले किसी भी आंदोलन का जब आपको उद्देश्य पता चलेगा तब तो आप कह सकते हैं कि किस लिए था। तो जब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये आंदोलन हुआ क्यों, कारण, तो एक कारण जो भी आपने देखा कि चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल, तो यह तो तत्कालिक कारण आपने देख लिया, मतलब भड़काने का एक जो बहाना होता है, किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता खराब हो और कई कारण जिम्मेवार हो इसके लिए, और अंतिम में आप कुछ ऐसा कदम उठा दे जो बहाना मिल जाए, तो वही यहाँ पर हुआ कि बहाना मिल गया। लेकिन इसके कारण बहुत सारे थे। अब कारण आप देखिए, एक्सप्लेन हम लोग करते हैं कारण क्या क्या थे। देखिए, तो पहला कारण भले ही तत्कालिक कारण हो गया कि चर्बी वाले कारतूस, लेकिन अगर आप कारण देखें तो कारण में देखिए क्या क्या होगा। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक में भी एक में भी कर सकते हैं या दो अलग अलग भी बना सकते हैं। धार्मिक, और सैनिक। इतने आपको कारण पर चर्चा करना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, तब आप कंक्लूजन पर आएंगे कि क्या आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसमें कहीं भी हमें यह ठोस और प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलता है कि ये लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, या फिर इनकी लड़ाई जब जीत जाते आगे चल के, तो आगे की इनकी योजना क्या होती कि हम जब अंग्रेज को यहाँ से भगाएं तो हम किस तरह से गवर्नमेंट रन करेंगे। तो प्लानिंग क्या था इनका, योजना क्या था, वो हमें देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे एक और रीज़न हो सकता है कि ये जो आंदोलनकारी लोग थे, जो विद्रोही लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, ये लोग योजना बनाते होंगे लेकिन अपनी योजना को गुप्त रखते होंगे, या फिर अंग्रेजों से पकड़े जाने के डर से अपनी योजना को नष्ट कर देते होंगे, इसलिए हमें पता नहीं चल पाया। क्योंकि जिस तरीके से इनका लड़ाई हुआ, आप देखते हैं कि एक इन्होंने एक काउंसिल बनाई थी जिसमें जनरल बख्त खां भी था, इसने अपना हेड चुना था मुगल को। लेकिन यह कहना कि अगर इनका आंदोलन सफल हो जाता तो क्या फिर से मुगल शासन आता भारत में, क्या बहादुर शाह जफर भारत का बादशाह घोषित हो जाता और फिर उसके आने वाले पुत्र इस पर अगले बादशाह होते, क्या इनकी योजना रही होती, या फिर अंग्रेजों के साथ गठजोड़ क्या होता, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से जो आंदोलन एक के बाद दूसरे जगह हो रहा था, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, वैसा महसूस हो रहा था कि इनमें एक प्लानिंग तो जरूर रही होगी। और जिस तरीके से इन्होंने एक बोर्ड गठन किया था और जनरल बख्त खां को रखा था, उसमें सब लोग शामिल थे, एक दूसरे के अंदर एक
सहभागिता भी इनको दिखती थी। जैसे देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह जाते हैं, नाना साहब को सहायता करते हैं, तात्या टोपे करते हैं सहायता। तो इससे देखने से लगता है कि ऐसा तो नहीं था कि अगर ये आंदोलन सफल हो जाता तो फिर से पुरानी राजतंत्र की प्रक्रिया आती, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन चूंकि ठोस हमारे पास इसके लिए कोई हमारे पास ठोस जानकारी नहीं है, कोई लिखित हमारे पास जानकारी नहीं है कि उनके आगे की प्लानिंग क्या थी, लेकिन फिर भी इतना तो तय था कि जब विद्रोह का एक तरीका ऐसा था तो कुछ न कुछ इनकी प्लानिंग तो जरूर रही होगी। तो इसे हम ऐसा मान सकते हैं कि सिपाही आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच का कुछ रहा होगा। मतलब ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहने के बिल्कुल नज़दीक हम लोग हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव हमें देखने को मिल रहा है। और कहा जाता है कि विकसित राष्ट्रवाद का रूप हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि भारत में विकसित राष्ट्रवाद जो आधुनिक राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो 1857 के बाद हम देखने को मिलता है। और 19वीं सदी के आप देखेंगे कि उत्तरार्ध में उसकी विकास भारत में हुई है। लेकिन अब राष्ट्रवाद शब्द भी है तो इसे भी 2-3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन भी आ चुका है राष्ट्रवाद पर, बीपीएससी में भी आया है और यूपीएससी में भी आया है। तो राष्ट्रवाद में थोड़ा सा राष्ट्रवाद क्लियर कर लेता हूँ, इससे बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। मेंस जो है ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट है, तो आप कॉन्सेप्ट आप विकसित कीजिए अपना। राष्ट्रवाद जो है, अगर आधुनिक राष्ट्रवाद की अगर आप बात करेंगे तो आधुनिक राष्ट्रवाद जो जिसकी व्याख्या यूरोप वासियों ने दिया है, यूरोप से उसकी व्याख्या आई है, तो उसमें तो आप देखेंगे कि उसमें आधुनिकता भी शामिल है राष्ट्रवाद में, है ना। ऐसे राष्ट्रवाद का मतलब होता है एक होने की भावना, मतलब लोगों में किसी कारण से एक जुड़ा होने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक तरीके से हो, ऐतिहासिक तरीके से हो, भाषाई से हो, वो किसी भी तरीके से एक जुड़े होने की भावना होती है। तो इसकी व्याख्या आप देखेंगे, अगर प्राचीन में आप जाएं तो चाणक्य ने इसमें कहा है कि जम्बू द्वीप की अवधारणा व्यक्त की है, और कहा है कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक एक जम्बू द्वीप है और इस पर राज करने वाला एक चक्रवर्ती राजा होगा। मतलब एक राजा के अंदर ये पूरे क्षेत्र पर शासन होना। तो उन्होंने एक तरीके से एक राष्ट्र की कल्पना तो कर ही दी ना। तो राष्ट्रवाद आप देखेंगे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो उसकी जो अभिव्यक्ति है वो हमें प्राचीन भारत में ही देखने को मिलती है। तो यह कहना कि सिर्फ यह यूरोप वासियों का ही देन है या सिर्फ ब्रिटिश वासियों का ही देश है, ब्रिटिश का ही देन है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। इसमें एक उदाहरण और हम देख सकते हैं कि आपने देखा है कि आदि शंकराचार्य जो है, शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की है। लेकिन वो 4 मठों की स्थापना उन्होंने कहाँ की? तो भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों छोर पर वो स्थापना किए हैं। इसका मतलब वह भी एक तरीके से सीमा खींच रहे थे कि भाई ये हमारा एक क्षेत्र है, अपना देश है और उसके इन जगहों पर हम मंदिर बनाते हैं। तो यह भी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि सीमा ही है। तो यह भी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह भी एक उदाहरण है। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो 1857 की क्रांति एक आंदोलन स्वतंत्रता के करीब बिल्कुल थी। और ये स्वतंत्रता के जो आंदोलन है, जैसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसे कहने में हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति यहाँ पर है क्योंकि सभी लोग एक कॉमन इनेमी से जुड़े हुए थे। और उनकी जो कॉमन इनेमी ही नहीं बल्कि कॉमन रीजन भी था, और रीजन भी था उनका एक्सप्लॉयटेशन, उनका रीजन था शोषण, और शोषण ही एक रीजन था जिससे वो लोग बंधे हुए थे। और भोजपुरी एक लिटरेचर भी है जिसमें लिखा गया है, उसी समय के लिखा हुआ है कि विदेशी कब जइबो देशवा छोड़ के। इसका मतलब क्या है कि अपील की गई है कि तुम्हें जाना है, व्हेन विल यू लीव माई कंट्री। तो इसका मतलब है कि उन्हें उखाड़ फेंकने की ही लड़ाई हो रही थी। तो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई तो थी ही। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से भले ही हम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन न कहें, लेकिन इसमें कहने की गुंजाइश तो है और बिल्कुल उसके करीबे था। क्लियर है? अब हम इसके कारण के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से कारण रहे थे। तो 1857 की जो क्रांति है वो आर्थिक, अगर इसका हम देखें कि आर्थिक कारण क्या था इसमें, तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में खास करके लगान वसूली के क्षेत्र में यहाँ पर
3 पद्धति अपनाई थी। जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। ये 3 पद्धति अंग्रेजों ने भारत में लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के उद्देश्य से ये 3 सिस्टम उन्होंने अपनाया था। सबसे पहले उन्होंने जमींदारी अपनाई, उसके बाद उन्हें लगा कि ज़मींदारी में सुधार करने की ज़रूरत है और इससे वांछित लाभ अंग्रेज़ों को नहीं मिल रहा है। तब उन्होंने और 2 नई सिस्टम इंट्रोड्यूस की, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, है ना। तो महालवाड़ी में क्या होता था कि इसमें डायरेक्टली गांव में जाकर के किसानों से ये लोग सेटलमेंट करते थे कि भाई लगान तुमको कैसे देना है, क्या देना है, और डायरेक्ट जा करके वहाँ वसूल करते थे, ठीक है ना। तो महाल मतलब एक क्षेत्र होता है, गांव होता है, और वहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा होता था और सबका टैक्स तो एक जगह कलेक्ट कर लेता था और अंग्रेज जाते थे और उसे ले लेते थे, ये हो जाता था। रैयतवाड़ी भी डायरेक्ट किसानों से किया गया था कि भाई डायरेक्ट जो किसान होते थे गांव के, वो किसान के डायरेक्ट अंग्रेज पहुंचते थे और उनसे डायरेक्ट लगान वसूल लेते थे। ये कब उन्होंने किया? जमींदारी के बाद उन्होंने किया। और जमींदारी क्या था? जमींदारी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो पूरा जो ज़मीन है, ये पूरी जो ज़मीन है, ये जमींदार के अंतर्गत अंग्रेज लोग दे देते थे ठेका पर। पहले हर वर्ष इसकी नीलामी होती थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने इसका परमानेंट सेटलमेंट कर दिया था कि भाई ये बार बार नीलामी करने से अच्छा है कि एक बार इसे परमानेंट कर दिया जाए, अस्थायी बंदोबस्त। और इसमें क्या था कि इसमें जितने भी किसान हैं, ये बंगाल, बिहार, झारखंड क्षेत्र में ही किया गया था। तो जितने भी किसान हैं, वो किसान अब अंग्रेज से नहीं, ये ज़मींदार से डील करना पड़ेगा इन्हें। और ये लोग क्या करेंगे कि ज़मींदार से सेटलमेंट करेंगे और अपना टैक्स ये लोग किससे देंगे? ज़मींदार को देंगे। और ये जो पूरी ज़मीन है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ज़मींदार है। तो अंग्रेज़ के लिए पूरा ज़मीन का मालिक कौन है? ज़मींदार है। और ये लोग जो किसान हैं, इन किसान की कोई भी ज़मीन गारंटेड नहीं है इनके लिए। ये कोई भी ज़मीन ज़मींदार हड़प लेता था और कभी भी इनके साथ कुछ जाति करके ज़मीन हड़प लेता था ज़मींदार। तो किसान इसमें 1/10 था, मतलब 10% आप रख लो, 90% उन्हें दे दो, इस तरीके से था। तो इसमें क्या कहा गया था कि अंग्रेज़ों ने यह कहा था ज़मींदार से कि अगर आप इन खेतों को विकसित करते हैं, बाकी के क्षेत्रों को, जैसे बाकी के जितने भी क्षेत्र होते तो किसान ज़मींदारों को दे दिया गया था, जो भी जिसमें जैसे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, कि अगर आप उसका विकास करोगे तो उसका लाभ आपको ही मिलेगा। तो ये सोचे थे कि विकास वगैरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर अंग्रेज़ों को लगा कि इस पर ज़्यादा अगर डेवलपमेंट होता है, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है, तो हमें तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और उन्हें लगा कि ये जो ज़मींदार हैं, वो तो बीच में एक तो मतलब इनका तो उत्पादन में कोई हिस्सा नहीं है। तो ज़मींदार एक ऐसा परजीवी वर्ग है जिसका उत्पादन में कोई भूमिका नहीं है, उत्पादन तो ये किसान कर रहा है। और ये अंग्रेज़ हैं, ये ब्रिटिश हैं, और ये ब्रिटिश इसको रेगुलेट कर रहे हैं, ब्रिटिश। तो ये जो टैक्स देता है वो यहाँ पहुँचाने में ही सिर्फ ले लेते हैं और ये मालामाल बन गए हैं और एक बड़ी शक्ति बन के उभरे हैं। तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो बेकार है, बीच में ना बेकार खा रहा है, तो अब हम ऐसा सिस्टम करें जिसमें ज़मींदार न रहे। तब उन्होंने महालवाड़ी और रैयतवाड़ी किया। और इसमें क्या किया कि एक तरफ अंग्रेज हैं तो दूसरी तरफ डायरेक्ट किसान हैं, डायरेक्ट किसान से वसूल लेते थे। आपने समझ लिया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये जो ज़मींदार है बीच में, अगर ये ज़मींदार न रहे तो अंग्रेज और किसानों के बीच का जो बिचौलिया है, बिचौलिया जो बीच में ये भाग खा रहा है, वो भाग का फ़ायदा तो किसानों को मिलना चाहिए था ना। जैसे अगर एक किसान है
ये सब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। तो अब मान लिया जाए जमींदार अगर नहीं है तो डायरेक्ट अंग्रेज को टैक्स देते, तो जमींदार जो बीच में लेता था टैक्स वो तो इन्हों माइनस हो जाना चाहिए था, नहीं इन्हें नहीं भरना चाहिए था, तब इन्हें थोड़ी राहत मिलती। लेकिन अब हुआ क्या कि ये जमींदार नहीं है तो जमींदार के जोड़ कर ही हिस्सा इसे टैक्स लगा दिया गया। तो टैक्स ऐसा रखा गया, जो अंग्रेज लोग टैक्स ऐसे वसूलने लगे कि किसानों के लिए कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जमींदार हटने का। क्योंकि अब इनके लिए ऐसा ही, राइटर ने ऐसा ही लिखा है कि अब इनके लिए एक छोटे छोटे जो राक्षस थे उसके बदले एक बड़ा दैत्य आ गया सामने। छोटे छोटे राक्षस का मतलब क्या कहना कि जो स्थानीय यहाँ के जो जमींदार हैं, जमींदार तो कई होते थे ना, जमींदार तो कई होते थे, जैसे एक एक दो दो गांव के मिला कर एक एक जमींदार होते थे, तो उतने सारे जमींदार अंग्रेजों ने रखा था अपने टैक्स वसूलने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि वो सब जमींदार के बदले एक, मतलब सब छोटे छोटे राक्षस के बदले एक बड़ा दैत्य सामने आ गया। तो ये लोग जो अंग्रेज थे वो ऐसे टैक्स वसूलने लगे, जो जमींदार बिचौलिया होने पर जो इन पर बोझ आता था वो अभी इतना ही बोझ बढ़ गया, तो उसका फायदा नहीं हुआ। तो किसानों को तो इसका फायदा मिला नहीं, तो इनका जो शोषण था वो बरकरार रहा। हम देखिए अवध के क्षेत्र में महालवाड़ी था, महालवाड़ी क्षेत्र में भी क्या होता था, महालवाड़ी क्षेत्र में भी यहाँ पे जब एक महाल में लोग जाते थे और वहाँ से जब टैक्स वसूलते थे और अगर वो टैक्स नहीं देता था तब ये लोग क्या करते थे कि किसानों के पैर में ईंट बांध देते थे और उसे बैठने पर मजबूर करते थे। जैसे घुटनों को बल बैठने के लिए बोलते थे और वो घुटने के पीछे ईंट बांध देते थे, गले में हड्डी की माला पहना देते थे। इस तरीके से उन्हें बड़ा जलील करते थे टैक्स नहीं देने पर। तो भाई तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी किसानों को टैक्स नहीं भरने पर, और ख़ास करके मालवाड़ी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हुआ। अब मालवाड़ी क्षेत्र अवध का क्षेत्र है और यही कारण है कि 1857 की इस विद्रोह में अवध सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। अवध में सबसे ज़्यादा विद्रोह का स्वरूप देखने को मिला। अब आप देखें कि डलहौजी ने कहा था कि अवध में प्रशासन बेहतर नहीं है, मतलब कुप्रशासन है, इसीलिए इसे हम मिला लेते हैं, और यह कहकर उसने क्या किया था, मिला लिया था। क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, जो हड़प की नीति थी, उसमें कॉन्सेप्ट दिया गया था, और कॉन्सेप्ट उन्होंने यह दिया था, और राजनीतिक कारण में आएगा। कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या दिया था कि अगर वास्तविक उत्तराधिकार नहीं है, अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपके राज्य को अंग्रेज अपने में मिला लेंगे। लेकिन यहाँ तो वैध उत्तराधिकारी था, यह समस्या भी नहीं थी अवध में, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कहा कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, आपका गवर्नेंस ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है, जंगल राज है, इसीलिए हम आपको हटा देंगे, और वो हड़प लिया। लेकिन वो स्थिति लाई थी किसने? वो स्थिति तो अंग्रेजों के द्वारा ही लाई गई थी ना, क्योंकि जो मालवाड़ी व्यवस्था जो इंट्रोड्यूस की गई, इसीलिए वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई थी। तो कुप्रशासन के पीछे जिम्मेवार भी वो खुद ही थे। तो आपने आर्थिक कारण समझ लिया ना कि आर्थिक कारण में ज़बरदस्त शोषण हुआ। जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन्होंने बहुत शोषण किया। इसमें शोषण में क्या क्या किया? लगान अधिकतम करके रख दिया। जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा किसानों पर बोझ बढ़ने लगा और किसानों का शोषण किया जाने लगा। अब हम राजनीतिक देखते हैं, राजनीतिक में क्या क्या कारण था। तो राजनीतिक में अगर आप देखें तो राजनीतिक में कारण क्या था? सबसे पहली बात कि जो स्थानीय राजा हैं, स्थानीय शासक जो हैं, शासकों के राज्य छीन लिया जाने लगा स्थानीय शासनों का। जैसे आपको पता है कि सतारा, झांसी, अवध, इन सब क्षेत्रों को क्या किया? छीन लिया गया और कहा कि ये क्षेत्र हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और इसने 1800, मैंने बताया था 1848 से लेकर के 1854 तक डलहौजी रहा, और डलहौजी हड़प की नीति को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। तो इसमें आप डलहौजी जरूर लिखेंगे, डलहौजी के हड़प नीति। और हड़प नीति के माध्यम से जो राज्य हैं यहाँ के, वो राज्यों का हड़पा जाना, यह राजनीतिक कारण हुआ। इससे क्या हुआ कि यहाँ का शासक वर्ग,
यहाँ का जो शासक वर्ग है वो इनके विरुद्ध हो गया, शासक वर्ग इनके विरुद्ध हो गया। तो जितने राजे, रजवाड़े, जमींदार, नवाब, जितने लोग थे ये सब विरुद्ध हो गए। और देखिए इसमें क्या क्या कारण थे, और इसमें कारण थे जो मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह उससे बदसलूकी किए थे। अब उनको पहले क्या था कि पहले जो ये लोग आते थे तो वहाँ पर कुछ भेंट लेकर के जाते थे, ब्रिटिश जो गवर्नर आते थे वो सब भेंट लेकर के जाते थे, उनके पास एक शिष्टाचार के तहत मिलते थे। लेकिन अब वो सब शिष्टाचार वगैरह बंद कर दिए, ये लोग मिलने भी नहीं जाते थे, तो इस तरह के उनके साथ बदसलूकी भी करने लगे मुगलों के साथ, यह भी हुआ। अगला आप देखेंगे तो पेंशन बंद कर दिया जाना राजनीतियों का। पेंशन कौन, जैसे नाना साहब, तो इन्होंने डील किया था, जिस तरह से आपको पता है कि मराठे के साथ इनका जब लड़ाई हुआ था तो इन्होंने डील किया था कि जो पेशवा होंगे उनको पेंशन दिया जाएगा। तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिए, तो पेंशन भी बंद हो गया, तो यह भी विरुद्ध हो गए, तो नाना साहब भी इनके विरुद्ध हो गए। तो इस तरीके से राजनीतिक में हम देखेंगे कि राजनीतिक रूप से भी यह भी राजनीतिक कारण ये रहा कि यहाँ के सबसे पहले के स्थानीय शासकों का राज्य चला जाना, और डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से राज्य छीना, जिससे यहाँ के जो शासक वर्ग थे ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और पेंशन बंद कर दिया, यह भी उनके विरुद्ध आवाज़ चली गई। मुगल बादशाह के साथ भी इन्होंने बदसलूकी किया, यह भी एक कारण हुआ। अब देखिए डलहौजी की हड़प नीति को समझेंगे आप, उससे पहले थोड़ा सा और आप समझिए, चर्चा थोड़ी सी कर दूं तो क्लियर हो जाएगा। ये आर्थिक में समझ लिया था, जमींदारी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये आपने पूरा समझ लिया किस तरह से किसानों और जमींदार बिचौलिया, और फिर अंग्रेज, और फिर जमींदार बिचौलिया हट गए तो किसान से डायरेक्ट अंग्रेज हो गए मालवाड़ी और रैयतवाड़ी में। लेकिन फिर भी इनका शोषण का जो स्तर था किसानों का वो वही रहा, इसमें कोई कमी नहीं हुई। तो आर्थिक आपने देख लिया, अब राजनीतिक हम देख रहे हैं। तो राजनीतिक में मैंने आपको बताया अभी कि डलहौजी की हड़प नीति। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता है कि प्लासी की जो लड़ाई हुई, प्लासी की जो लड़ाई हुई 1757 में, और उसके बाद एक और 1764 में हुई थी, वो बक्सर की लड़ाई हुई। तो प्लासी और बक्सर, इसके बाद अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हो गई बंगाल पर। तो अपना वो पकड़ कैसे कैसे मजबूत किए, है ना, कैसे कैसे मजबूत किए। तो देखिए सबसे पहले वो क्या किए थे कि पहले तो द्वैध शासन वो किए। द्वैध शासन से क्या किए, द्वैध शासन के माध्यम से वो क्या कर लिए कि अपनी वो ताकत में इजाफा कर लिए भारत में, और जवाबदेही उनकी कुछ नहीं थी। क्योंकि द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि एक जगह पे समानांतर दो शक्तियों के द्वारा कंट्रोल किया जाना। तो एक तो नवाब वहाँ के हैं, तो नवाब को इन्होंने कह दिया कि आपके पास शक्ति है, आपके पास सब जिम्मेवारी है, और जबकि वास्तविक सत्ता इनके हाथ में थी। तो जिम्मेवारी इनकी नाम मात्र भी नहीं, और अधिकार पूरा का पूरा इन्हीं को हो गया था, कि ट्रेजरी इनके हाथ में था, मतलब कोष। तो इसी को कहा जाता है कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनके पास जवाबदेही कुछ भी नहीं है और अधिकार पूरा है। और जबकि नवाब के पास क्या हुआ, नवाब के पास हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, मतलब अधिकार कुछ भी नहीं है लेकिन जवाबदेही पूरी है। अब होने क्या लगा कि अब अंग्रेज के लोग वहाँ पर लूट खसोट मचाने लगे। वो जाते थे किसानों के साथ दुर्व्यवहार करके लगान जबरदस्ती वसूलते थे, लूट लेते थे व्यापारियों को। इस तरह से अराजकता जैसी स्थिति हो गई। अब बदनाम कौन हो रहा था, बदनाम वहाँ के नवाब हो रहे थे, क्योंकि लोगों के बीच में तो यही था कि हमारा शासक नवाब है, तो नवाब बदनाम हो रहे थे। और जिम्मेवारी क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसको है, नवाब को है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहा था कौन, वो अंग्रेज कर रहे थे। इन्होंने जम कर लूटा, कोष इन्हीं के पास था, जो टैक्स वसूल होकर आता था इन्हीं के पास था, तो जम के इन्होंने लूटा। इस तरीके से द्वैध शासन इन्होंने अपनाया। अब आप देखेंगे कि आगे चल के इन्होंने एक घेरे की नीति अपनाया था, घेरे की नीति जिसे रिंग ऑफ फेंस कहते हैं, घेरे की नीति इन्होंने अपनाया। तो घेरे की नीति में क्या हुआ था कि घेरे का नीति का मतलब होता है कि अपने जो दुश्मन राज्य हैं, दुश्मन राज्य जो आपका है उसको अपने मित्र राज्यों से घेर दीजिए। यह है घेरे की नीति, यह अंग्रेजों ने अपनाया था। देखिए रिंग ऑफ फेंस इसी को कहते हैं। तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि घेरे की नीति में क्या किया कि जैसे कोई दुश्मन है तो इसको बगल वाले से इन्होंने दोस्ती करना शुरू कर दिया, दोस्ती शुरू कर दिया। इस तरीके से अपने दोस्त को कमजोर कर दिया। अगला जो इनकी नीति थी वो थी सहायक संधि की नीति। ठीक से समझेंगे,
सहायक संधि। सहायक संधि के माध्यम से क्या किया कि जो राज्य थे उनसे दोस्ती इन्होंने किया और दोस्ती करके इनको सैनिक सहायता दिया। दो तरह के देते थे, एक रेजिमेंट और एक रेजिडेंट। रेजिमेंट का मतलब होता था सेना खड़ा कर देते थे, रेजिमेंट होता था कि लीजिए भाई मेरा सैनिक रेजिमेंट आप रख लीजिए। और एक रेजिडेंट होता था और पॉलिटिकल सलाहकार होता था, पॉलिटिकल सलाहकार होता था। और आर्मी होती थी, मतलब मेरे ही राजनीतिक सलाह पर आप काम कीजिए, आप किसी भी विदेशी से मित्रता आप नहीं कर सकते हैं मेरे इच्छा के बगैर। और ये एक होता था रेजिमेंट, मतलब हमारी सेना आपके यहाँ रहेगी, युद्ध में काम आएगी आपको लड़ने के लिए, और उस सेना के लिए खर्च आपको देना होगा। अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को आप। जो सहायक संधि था वो क्या था? सहायक संधि के माध्यम से किया इन्होंने। कहा ये तो समान सी जानकारी हो गई कि सहायक संधि किसे कहते हैं। तो सहायक संधि में 2-3 उसके रूल्स होते थे। रूल्स यह होता था कि जिसके साथ सहायक संधि की जाएगी उसे लोग सेना सहायता में देते थे, उसका खर्च लेते थे। इनका एक पॉलिटिकल एडवाइजरी उनके यहाँ रहता था, रेजेंट रहता था जो सलाह देता था। लेकिन इसके बात को आप समझिए, सब बात यह हुआ कि इसके माध्यम से अंग्रेज लोग किए क्या कि भारत के राज्यों के धन से ही, भारत के राज्यों के संसाधन से ही भारत में अपनी एक बड़ी सेना खड़ी कर ली, है ना। जैसे अगर आपके यहाँ हमें सैनिक देना है तो सैनिक आपको दे दे, उसका खर्च कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। उसका खाना आप दे रहे हैं, उसका वेतन आप दे रहे हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वो युद्ध किसके लिए लड़ेगा? वो मेरे लिए लड़ेगा। अगर आपसे ही युद्ध लड़ना है तो सैनिक मेरे तरफ से आ जाएगा क्योंकि वो मेरे सैनिक है। तो अंग्रेजों ने सहायक संधि के माध्यम से किया यही कि भारत में ही भारतीयों के संसाधन से ही अपनी एक बड़ी सैनिक खड़ी कर ली। और इसके बाद अगला नंबर आता है हड़प नीति का, ठीक है ना। तो अगर आप समझेंगे घेरे की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति, ये 3 नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सत्ता के रूप में स्थापित कर दिया। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आप विकसित करेंगे तो मेंस में बहुत बढ़िया से लिख के चले आएंगे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स रटने हैं, कॉन्सेप्ट विकसित कीजिए आप। तो घेरे की नीति, बैकग्राउंड चलिए, सहायक नीति, और फिर अगला आक्रामक बिल्कुल हो गया हड़प की नीति। अभी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं हो रहा था, अभी तो सहायक संधि ही हो रहा था। मालिक आप ही हैं, हम मालिक नहीं हैं। लेकिन अब हड़प नीति का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर में आपका ले लिया गया। ये क्या हो गया, अब इन्हें लगा कि समय आ गया है। इससे पहले ये लोग मुगलों का ताना बाना खाका बना कर रखते थे, ये सोचकर कि यहाँ अगर हम इनका ताना बाना हटा करके अपना राज्य लेकर चले आए तो कहीं जन सामान्य में, जनमानस के बीच में ये भावना भड़क न जाए और हमारे विरुद्ध आंदोलन न हो जाए। इन्होंने इसीलिए 100 साल इंतजार किया, 1757 से लेकर के 1848 तक का इंतजार किया करीब करीब। लेकिन फिर डलहौजी ने आक्रामक नीति अपना ली और डायरेक्ट मिला लिया, लेकिन फिर भी आंदोलन हुआ। तो ये आपने राजनीति, ये आपने कारण समझ लिया कि ये राजनीतिक कारण थे। तो डलहौजी का हड़प नीति भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कारण में। अब हम देखते हैं सामाजिक। अब देखते हैं सामाजिक नीति। सामाजिक में क्या हुआ कि अब अंग्रेज लोग भारत में जो कुछ एक्ट लाए और एक से समाज सुधार की दिशा में काम किए, जैसे सती प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह, विधवा विवाह, है ना। तो ये सब क्या था कि भारत में जो पहले से चली आ रही जो सामाजिक जो नियम थे, वो सामाजिक जो नियम थे वो अब बदलने लगे। उन्हें लगा कि इसमें इंटरफेयर हो रहा है। तो इन्हें इस तरीके का आभास हुआ कि हमारे जो सामाजिक संरचना है उसमें अब अंग्रेजों के द्वारा इसमें इंटरफेयर किया जा रहा है। तो जो रूढ़िवादी तत्व थे भारत में वो इसका विरोध किए और उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे। ये हुआ। सांस्कृतिक रूप में अगर हम देखेंगे इसमें, तो सांस्कृतिक में देखेंगे कि पाश्चात्य शिक्षा का इंट्रोडक्शन हुआ था। आपको पता है मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले के अंतर्गत यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा इसे
और यूरोपीय पाठ्यक्रम को शामिल किया गया था भारत में। तो यह भी नहीं लगा कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो भी अब अलग हो रहा है, और इस तरीके से यह भी एक कारण रहा था, और यहाँ के लोगों में यह भी एक मैसेज दिया और उनके विरुद्ध यह भी खड़े हुए। धार्मिक में अगर आप देखेंगे तो धार्मिक में ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रचार, मिशनरियों के द्वारा प्रचार, मिशनरियों के द्वारा प्रचार किया जाना। दूसरा, समुद्र पार करने की बाध्यता, समुद्र पार करने की जो बाध्यता थी वह भी अब लाई गई, और कहा गया कि अब समुद्र भी पार करना पड़ेगा। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया था, और उसके द्वारा कहा गया कि अब भारतीय के जो सैनिक हैं वो सैनिक को आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। और जबकि उस समय एक ऐसी कॉन्सेप्ट यह था उस समय कि समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट हो जाता है, समुद्र पार करने से, ऐसा माना जाता था। तो यह भी एक कारण बड़ा धार्मिक कारण में। और जो मिशनरी लोग भारत में आकर प्रचार कर रहे थे, जो मिशनरी लोग, ईसाई मिशनरी लोग भारत में आकर के ईसाइयत का प्रचार करते थे और कन्वर्ट करवाते थे ईसाई यहाँ के लोगों को ईसाइयत में, तो यह भी नागवार गुजरा यहाँ के लोगों को। और जो सैनिक कारण इसका देखेंगे आप कि सैनिक कारण क्या क्या था, तो सैनिक कारण में देखिए क्या था, भेदभाव हो रहा था सैनिकों के साथ। कैसा भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव वेतन में हो रहा है, भेदभाव पद में हो रहा है, भेदभाव धार्मिक पहचान पे हो रहा है, धार्मिक पहचान पे हो रहा है। मतलब तिलक नहीं लगा सकते हैं आप, शिखा नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से धर्म के नाम पर यहाँ भेदभाव इनके साथ किया जाता था। तो यह भी सैनिक का धार्मिक भी होगा। और जो सबसे अंतिम कारण था आपने देखा था, और अंतिम कारण क्या था, अंतिम कारण था कारतूस। कारतूस में चर्बी का प्रयोग, वो तत्कालिक कारण में हमने देखा था, यह था, ये इसका कारण था पूरा। तो अब हम देखें 1857 की क्रांति के अगर कारण की हम बात करें, पहले तो हमने यह चर्चा किया कि जो 1857 की क्रांति है क्या स्वतंत्रता प्रथम आंदोलन है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है जिसे सावरकर ने कहा था। दूसरा है कि क्या ये सिर्फ सिपाही आंदोलन था, तो हमने ये दोनों पर चर्चा किया। फिर हम देखें कि 1857 की क्रांति के कारण क्या था, तो कारण में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सैनिक, ये सब कारण हमने देखा। हमने आर्थिक पे चर्चा की, राजनीतिक पर चर्चा की, सामाजिक पे, सांस्कृतिक पे, धार्मिक पे और सैनिक पर भी हमने चर्चा की। सैनिक के बारे में आपको समझने की यह हो सकता है पहली बात कि सैनिक जो थे वो इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो पृष्ठभूमि इनकी किसान की पृष्ठभूमि थी, इसलिए किसानों के साथ जो समस्याएं होती थी वो समस्या इनके भी साथ थी। तो यह क्या थे कि भले ही सैनिक में थे यहाँ पर, भले ही सैनिक में भर्ती थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर से तो किसान ही थे, इसलिए इन्हें वर्दीधारी किसान कहा जाता है। तो ये लोग वर्दीधारी किसान थे और इस सब इनके साथ भेदभाव होता था। ये समान है, लेकिन यूरोपीय सैनिक और इनमें फ़र्क किया जाता था। समान कार्य के लिए भी इनके वेतन कम होते थे, उनके वेतन अधिक होते थे। उनको पदोन्नति हो जाती थी, इनकी पदोन्नति नहीं होती थी, निचले पद पर ही रह जाते थे। भेदभाव भी किया जाता था, इनको धार्मिक पहचान पर भी भेदभाव किया जाता था। तो इस तरीके से सैनिक भी असंतुष्ट थे। तो सैनिक भी इनसे असंतुष्ट थे, किसान भी इनसे क्षुब्ध थे और यहाँ के राजे रजवाड़े भी इनके विरोधी बन गए। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के लिए जो काल था एक समन्वित रूप से इनका विद्रोह हुआ और उसी का नाम है 1857 की क्रांति। और जो 1857 की क्रांति है वो भारत के लगभग सभी वर्गों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध उत्पन्न हुए रोष का एक सम्मिलित बल है, उसी का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हमने कारण देख लिया, अब स्वरूप, परिणाम, असफलता के कारण देखना बाकी है। उसे हम कल के लेक्चर में इसे हम देखेंगे और कल के लेक्चर में हम बाकी समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।